जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एनकेएम स्टडी पॉइंट में। जी आज हम फिर से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पीडीएफ के क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम नए पार्ट 5 मैग्नेट और कैपेसिटर से संबंधित पीडीएफ के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने पहले से चैप्टर का क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है परिपथ में कुल संधारित्र की गणना कीजिए। यानी कि जो आप परिपथ देख रहे हैं यह हमारा श्रेणी क्रम परिपथ है। तो इस श्रेणी क्रम परिपथ में आपसे पूछा गया है कि इस श्रेणी क्रम परिपथ में कुल कितना संधारित्र है यानी कैपेसिटेंस का मान होगा। तो आपको हम बता दें कि जो हमारा कैपेसिटेंस को जोड़ा जाता है उसमें जो हमारा समतुल्य संधारित्र निकाला जाता है वो हमारा प्रतिरोध एवं प्रेरक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये जो हमारा श्रेणी क्रम है इसमें हम आपको जो आप प्रतिरोध में समानांतर क्रम में जो फॉर्मूला निकालते होंगे समतुल्य प्रतिरोध निकालने का, वो हम श्रेणी क्रम में यानी संधारित्र में श्रेणी क्रम में यूज करते हैं उसके संधारित्र को निकालने का। देखिए इसमें पहला संधारित्र का मान 30 एम्पियर दिया है आपको, यह 30 माइक्रोफैराड है, दूसरा 10 है तथा तीसरा भी 30 है। तो देखिए हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला इसका होगा 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमारा 1/CT बराबर हो जाएगा 1/C1 के मान हमारा कितना है 30 माइक्रोफैराड तथा 1/C2 का मान हमारा 10 है एवं 1/C3 का मान हमारा 30 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका हम अगर 1/C3 बराबर इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा 30 आएगा तथा ये हमारा 1 हो जाएगा तथा ये 3 प्लस 1। इसको देखिए हम अगले पेज पर सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे 1/CT बराबर वो हमारा 3 और 1 4 और 1 5/30 हो जाएगा तथा हमारा CT यानी हम अब CT का मान हम सोल्व करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा CT बराबर हो जाएगा 30/5। यानी इसको कटाएंगे तो कट कर हमारा CT बराबर यानी कुल परिपथ का संधारित्र हमारा 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी कि हम हमारा जो संधारित्र है उसको हम फैराड में मापते हैं। तो अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 माइक्रोफैराड। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संधारित्रता यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है मोह या ऑप्शन बी है हेनरी, ऑप्शन सी है फैराडे, ऑप्शन डी है कूलॉम। तो देखिए हमारे संधारित्रता की इकाई हमारा जो होता है वो फैराड होता है। इसे हम एफ से सूचित करते हैं तथा जो हमारा संधारित्र होता है हम संधारित्रता उसे कहते हैं। संधारित्रता वो है ऊर्जा का विद्युत आवेश के रूप में भंडारित करने की योग्यता को हम ही संधारित्रता कहते हैं तथा संधारित्रता का मात्रक फैराड होता है। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक संधारित्रता की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। तो यानी इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अगर कोई भी संधारित्र है तो उसकी धारिता का मान क्या होगा अगर उसमें हम 35 वोल्ट और 0.5 कूलम का आवेश दें। तो देखिए हमारे संधारित्रता यानी C बराबर हमारा फॉर्मूला होता है Q/V तथा Q का मान हमारा यहाँ 0.5 कूलम है एवं V का मान हमारा 35 वोल्ट है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा एक कट कर हमारा हो जाएगा 0.014 फैराड। यानी कि हम संधारित्रता को हम फैराड में मापते हैं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक संधारित्र की धारिता का मान अगर 35 वोल्ट है तथा उसमें 0.5 आवेश
की आवश्यकता हो तो उसकी धारिता का मान 0.0014 फैराड होगा। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि धारिता के मान को कैसे कम किया जाता है, यानी कि किसी भी कैपेसिटर में जो उसका धारिता होता है यानी विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की योग्यता होता है उसको हम कैसे कम करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्लेट के क्षेत्रफल बढ़ाकर, ऑप्शन बी है प्लेट के प्रतिरोध को बढ़ाकर, या ऑप्शन सी है प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर, या ऑप्शन डी है उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग कर। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर। अगर हम संधारित्र में यानी कैपेसिटर में हमारा 2 प्लेट होता है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो उसका कैपेसिटेंस यानी धारिता का मान यानी कम हो जाएगा। तथा अगर हम प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस जो होता है क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तथा प्रतिरोध के पदार्थ प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो भी हमारा कैपेसिटेंस यानी संधारित्रता जो होता है उस समानुपाती होता है, लेकिन हमारे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि हम दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस घटेगा तथा दूरी को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और इसका भी समानुपाती होता है, यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ के समानुपाती होता है। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परावैद्युत चुंबक पदार्थ कौन सा है। पहले जान लेते हैं कि परावैद्युत चुंबकीय पदार्थ कहते किसे हैं। देखिए वैसा पदार्थ जो किसी चुंबक के द्वारा आकर्षित न हो, यानी कि किसी चुंबक के द्वारा खिंचाव न उत्पन्न हो, यानी वह किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर वह उस चुंबक पदार्थ की ओर खींचे न, उसे ही हम परावैद्युत चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए है वायु, या ऑप्शन बी है इस्पात, या ऑप्शन सी है जल, तथा ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल। जो हमारा जल होता है ये पराचुंबकीय पदार्थ होता है, यानी कि यह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तथा जो हमारा वायु होता है ये हमारा अणुचुंबकीय होता है। तथा इस्पात और प्लेटिनम भी हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। ये वायु हमारा अणुचुंबकीय होता है तथा ये दोनों इस्पात और प्लेटिनम प्रतिचुंबकीय होता है, यानी चुंबक की ओर ज़्यादातर आकर्षित होता है। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है, यानी कि निम्न में से कौन सा कारक है जो हम कोई भी अगर विद्युत चुंबक बनाते हैं तो उसके ध्रुवता यानी पोल को आकर्षित करता है। यानी कि है मान लीजिए हमारा विद्युत चुंबक हो गया, इसको हम बनाए तो इसमें से कौन सा कारक है जो हमारे पोल यानी नॉर्थ पोल एवं इसके साउथ पोल को आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कुंडली की लंबाई, या ऑप्शन बी है धारा की दिशा, या ऑप्शन सी है धारा की शक्ति, या ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा की दिशा। यानी कि हम जिस तरह से आपको धारा प्रवाहित होगा वो धारा की दिशा पर हमारा चुंबक का पोल यानी साउथ पोल तथा नॉर्थ पोल इफेक्ट करेगा। तथा हम जिधर पॉजिटिव यानी इस चुंबक में विद्युत चुंबकीय पदार्थ में जिधर हम पॉजिटिव देंगे, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव की तरह हमारा साउथ पोल होता है तथा निगेटिव की तरह हमारा नॉर्थ पोल होता है। अगर हम इसी को उलट फेर कर दें, यहाँ पॉजिटिव दे दें, यहाँ पॉजिटिव दे दें तो यहाँ निगेटिव दे देते हैं, हमारा साउथ हो जाएगा तथा ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि धारा की दिशा पर हमारा विद्युत चुंबक का, सिर्फ विद्युत चुंबक का, नॉर्मली चुंबक का नहीं, विद्युत चुंबक का ध्रुवता का मान चेंज होता है। तथा जो हमारा प्राकृतिक चुंबक या नॉर्मली चुंबक होता है उसकी ध्रुवता को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद्युत चुंबक की ध्रुवता को हम चेंज कर सकते हैं विद्युत धारा की दिशा को बदलकर। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है। यानी चुंबकीय वाहक बल हम उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न वह बल होता है जो चुंबकीय रेखाओं को चलाता है, यानी उसे चुंबकीय रेखाओं को चलाने में मदद करता है, उसे ही हम चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है एम्पियर प्रति मीटर, या ऑप्शन सी है एम्पियर प्रति टर्न, या ऑप्शन डी है ऑप्शन बी है एम्पियर टर्न, तथा ऑप्शन डी है एम्पियर प्रति टर्न्स। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर टर्न।
यानी कि जो हमारा चुंबकीय वाहक बल होता है उसका मात्रक हमारा एम्पियर टर्न्स होता है। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 को श्रृंखला क्रम यानी श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़े तो कुल प्रेरकत्व का मान क्या होगा। यानी कि प्रेरकत्व होता है किसी भी प्रेरक द्वारा ऊर्जा को भंडारित करने की क्षमता को ही हम प्रेरकत्व कहते हैं। तो हमारा जो प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध ये दोनों का जो हमारा समतुल्य होता है यानी योग होता है वो दोनों समान होता है। यानी कि श्रेणी में जो होगा वो प्रतिरोध का भी होगा तथा प्रेरकत्व का भी होगा, तथा जो हमारा समानांतर में प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा प्रेरकत्व में भी समतुल्य प्रेरकत्व होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, श्रेणी में हमारा पूछा है कि प्रेरकत्व कौन सा होगा। तो LT बराबर यानी टोटल इंडिकेंस बराबर दिया है L1 गुणे L2 गुणे L3। ऑप्शन नंबर बी है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ऑप्शन नंबर सी है LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, या ऑप्शन डी है LT बराबर 1/L1 प्लस L2 प्लस L3। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा सीरीज में LT होता है LT बराबर हमारा L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है। यानी कि हम सभी प्रेरकत्व को अगर जोड़ दें तो हमारा श्रेणी क्रम में उसके कुल प्रेरकत्व का मान आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परमिएंस की इकाई क्या होता है। यानी कि परमिएंस जो होता है हमारा रिलेक्टेंस के उल्टा यानी व्युत्क्रमानुपाती को हम परमिएंस कहते हैं, तथा रिलेक्टेंस वो होता है जो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय वाहक बल को जाने में विरोध करता है, यानी उसके चलने के रास्ते में विरोध उत्पन्न करता है, उसे रिलेक्टेंस कहते हैं। तथा रिलेक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती को यानी रिलेक्टेंस के उल्टा को हम परमिटेंस कहते हैं। तथा इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है परमिएंस की इकाई। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर टर्न्स, या ऑप्शन बी है वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, या ऑप्शन सी है एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर, या ऑप्शन डी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा परमिएंस की इकाई होती है वह वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स होती है। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। मान लीजिए हमारा परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हमारा परिनालिका हम बना दिए तथा इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यहाँ से हम आपका विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि परिनालिका में के कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारा किधर है उसको ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉक स्क्रू नियम, या ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, या ऑप्शन सी है फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम, या ऑप्शन डी है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ की हथेली नियम का प्रयोग करते हैं। तथा जो हमारा दाहिने हाथ का हथेली नियम होता है ये हमारा कहता है कि अगर किसी कुंडली कंडक्टर में करंट बह रही है तथा हम दाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ें कि जिससे अंगूठा जो हमारा है कंडक्टर की दिशा को इंगित करे। मान लीजिए हमारा इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है ये इस तरह से हो रहा है, तथा हम दाएं हाथ के अंगूठा को इस प्रकार प्रदर्शित करें कि जो हमारा धारा की दिशा है उधर ही हमारा दाएं हाथ का अंगूठा हो, तथा तो जो हमारी बाकी अंगुलियां जिस तरह होंगी वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। यानी कि हमारा अंगूठा इधर होगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी बाकी अंगुलियां हमारा इस तरह, हमारा हाथ अगर हाथ का ये हमारा हाथ का अंगूठा हमारा है तो बाकी अंगुलियां हमारा इस तरह होगी, तो हमारा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी इधर होगी। बस आज के लिए इतना ही प्रश्न, अब मिलते हैं आगे के वीडियो में।
अगर आपने हमारे ये सारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस हमारे ITI CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, धन्यवाद।